Verapamil is a calcium channel blockers, मेजरली ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। इसके अलावा ये एंटी रिदमिक ड्रग भी है। एंटी रिदमिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि हार्ट के रिदम को फिक्स करने के लिए यूज़ हो। जब भी हार्ट का रिदम जो है डिस्टर्ब हो जाता है उस कंडीशन कहते हैं एरिथमियाज, ब्रेडियरिथमियाज भी हो सकती हैं, टेकीरिथमियाज भी हो सकती हैं। नाउ वरापामिल बिलोंग्स टू क्लास 4 एंटी रिदमिक ड्रग्स। अब एंटी रिदमिक ड्रग्स को हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है, क्लास 1 2 3 4, और समटाइम्स एक क्लास 5 भी होती है जिसे हम कहते हैं मिसलेनियस ग्रुप। क्लास 1 ड्रग्स को कहेंगे दीज आर सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। ये फर्दर डिवाइड होती है 1A 1B 1C में। 1A जो होंगी दीज आर मॉडरेट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, 1B जो होंगी दीज आर वीक सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, और जो क्लास सी होगी दीज आर स्ट्रॉन्ग सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास 2 जो होंगी दीज आर बीटा ब्लॉकर्स। क्लास 3 जो होंगी दीज आर पोटाशियम चैनल ब्लॉकर्स। क्लास 4 जो होंगी दीज आर कैल्शियम ब्लॉकर्स। सो जो वर्ैपामिल है दिस क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग। अब अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो हमें पता है कि हार्ट एक रिदम से बीट करता है। वो जो रिदम है वो साइनोएट्रियल नोड यानी पेस मेकर जो है उसको संभाल के बैठा होता है। ये डिफरेंट डायरेक्शन में करंट इंपल्सेस जो है फायर करता है। एट्रियल मसल्स को डीपोलराइज करता है, एवी नोड को डीपोलराइज करता है। चलते चलते जो कॉमन बंडल होता है, बंडल ब्रांचेज होती हैं, उसके अलावा परकेंजी फाइबर्स और अल्टीमेटली जो मसल फाइबर होता है उसको डीपोलराइज करता है, और यहाँ पर आकर एक्शन पोटेंशियल या जो करंट है वो डाई आउट कर जाता है। अब अगर हम इसके आइसोलेटेड ग्राफ्स बनाएं तो हमारे पास हर स्टेज के डिफरेंट ग्राफ्स आएंगे, ऐसे नोड के, एट्रियल, एवी के, बंडल्स के, बंडल ब्रांचेस के, परकेंजी और वेंट्रिकुलर मसल्स के। इन सब ग्राफ्स को अगर हम समराइज कर दें तो एक ईसीजी की फाइनल जो ग्राफ है वो हमारे पास आ सकता है। अगर इन ग्राफ्स में कोई ना कोई चेंजेस होंगी, फॉर एग्जांपल ऐसे नोड में कोई अगर चेंज आती है तो अल्टीमेटली ईसीजी में भी कोई ना कोई चेंज आएगी। दूसरी मज़े की बात, जो ऐसे नोड है ये अर्ली स्टार्ट हो रहा है, और जो वेंट्रिकुलर मसल्स हैं ये थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इन दोनों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिले आ गया। ये वो डिले है कि जब इम्पल्सेस हार्ट के सारे सर्किट्स में ट्रैवल करती करती फाइनली मसल्स तक आती हैं, तो ये वो डिले है। तो जो वर्ैपामिल है या जो क्लास 4 की एंटी रिदमिक ड्रग्स हैं वो ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल को भी ऑल्टर करेंगे और वेंट्रिकुलर मसल्स के एक्शन पोटेंशियल को भी ऑल्टर करेंगी, जिसकी वजह से जो फाइनली ईसीजी है वो भी थोड़ी बड़ी ऑल्टर होगी। अब अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो हम डिफरेंट एक्शन पोटेंशियल्स में से ऐसे नोड के एक्शन पोटेंशियल को अगर समराइज करें और उसको आइसोलेट करें तो वो कुछ इस तरह आएगा। अब अगर इसको हम लेबल करें तो इसमें फेज़ 4 होता है, फेज़ 0 होता है, फेज़ 3 होता है, देन अगेन फेज़ 4। फेज़ 4 जो होगा इसमें सोडियम का जो है इन्फ्लक्स स्टार्ट होगा और आहिस्ता आहिस्ता जो करंट की नेगेटिविटी है वो कम होती जाएगी। देन एक फाइनली थ्रेशोल्ड आएगा, यहाँ पर जो है डिफरेंट सिंपैथेटिक इम्पल्सेस वो भी एक्ट कर सकती हैं, ये थ्रेशोल्ड लेवल है। इस थ्रेशोल्ड लेवल के बाद करंट जो है वो फाइनली पॉजिटिविटी की तरफ जाएगा और यहाँ पर फेज़ 0 आएगा। फेज़ 0 में क्या होगा, सोडियम का भी इन्फ्लक्स होगा और कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होगा। फाइनली अपना मैक्सिमम करंट अचीव करने के बाद अब ये रीपोलराइज होगा। पहले डीपोलराइज हुआ है, अब ये रीपोलराइज होगा। रीपोलराइज में फेज़ 3 आएगा। फेज़ 3 में क्या होगा, देयर इज पोटाशियम आउटफ्लक्स, और जो करंट है उसकी पॉजिटिविटी ड्रॉप करेगी और ये आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिविटी की तरफ जाएगा अंटिल इट रीचेस फेज़ 4। अब इस फेज़ 4 से लेकर जब ये डीपोलराइज हुआ, रीपोलराइज हुआ, इस सारे ड्यूरेशन को हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के बाद कुछ पीरियड होगा, इसको कहेंगे इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसके अंदर अगर अगेन थ्रेशोल्ड इंपल्स आए तो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो अभी भी फटीग्ड होते हैं। उसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर मसल के फाइबर के ग्राफ की बात करें और इसको आइसोलेट करें तो वो कुछ इस तरह का होगा। अगर इसको लेबल करें तो इसमें फेज़ 4, फेज़ 0, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 एंड देन अगेन फेज़ 4। फेज़ 4 जो है ये रेस्टिंग में। अब होता क्या है कि यहाँ पर कोई सिंपैथेटिक इम्पल्सेस आ सकती हैं, सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो होगी वो इंक्रीज़ हो जाए, या फिर यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है जो कि क्या करे, सोडियम चैनल्स को ओपन करे और देन डीपोलराइजेशन हो। तो जब ये अप स्ट्रोक चढ़ेगी फेज़ 0 की, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और इसमें क्या होंगे, सोडियम चैनल्स ओपन होंगे। उसके बाद फेज़ 1 आएगा, दिस इज इनिशियल मिनिमल रीपोलराइजेशन, थोड़ा सा जो करंट होगा वो वापस की तरफ जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि पोटाशियम चैनल्स जो है वो ओपन अप हुए हैं। और ये जो फेज़ होगी दिस इज़ फेज़ 1। उसके बाद क्या होगी, फेज़ 2 होगी, दिस इज़ मेंटेन्ड प्लेटू स्टेज। प्लेटू होगा और इसमें जो कैल्शियम चैनल्स होंगे वो ओपन होंगे, जिसकी वजह से स्लो जो होगा इन्फ्लक्स कैल्शियम की मूवमेंट्स होगी। उसके बाद क्या होगा, देर इज क्विक रीपोलराइजेशन, दिस इज स्टेज 3, और इसमें क्या होगा, जो पोटाशियम चैनल्स हैं वो ओपन होंगे
और देन रीपोलराइजेशन होगी और करंट जो होगा अगेन वो नेगेटिविटी की तरफ जाएगा और फाइनली जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो अचीव कर लेगा। अब इस स्टेज 4 से लेकर 4 के दौरान जब डीपोलराइजेशन हुई है, रीपोलराइजेशन हुई है, प्लेटू हुआ है और अगेन रीपोलराइजेशन हुई है, इस सारे फेज को कहेंगे दिस इज एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल के बाद जो पीरियड होता है दिस इज इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ये वो पीरियड होता है जिसमें कोई सेकेंड इम्पल्स या थ्रेशोल्ड इम्पल्स दोबारा आए तो वो ये एक्शन पोटेंशियल दोबारा एक्साइट नहीं करा सकती, क्योंकि यहाँ पर जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो ऑलरेडी फटीग्ड होते हैं। तो फाइनली अगर हम रिलेशन देखें एसए नोड का, वेंट्रिकुलर मसल्स का और ईसीजी का, तो हमें पता चलता है कि जो एसए नोड है उसमें जो फेज़ 4, फेज़ 0 या जो फेज़ 3 है, इनमें कोई भी चेंजेस हो तो ये डायरेक्टली कोइंसाइड कर रही हैं ईसीजी की पी वेव के साथ। सो अगर कोई हमने एंटी एरिथमिक ड्रग दी है जिसने इन एक्शन पोटेंशियल को चेंज किया है साइनोएट्रियल नोड के, तो ईसीजी की पी वेव के अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगी। तो ऐसी कौन सी हम एंटी एरिथमिक ड्रग्स दे सकते हैं जो कि साइनोएट्रियल नोड के एक्शन पोटेंशियल को ऑल्टर करे? ये हम बीटा ब्लॉकर्स दे सकते हैं और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं, जिसे हम कहें कि ग्रुप 2 या ग्रुप 4 एंटी एरिथमिक ड्रग्स। इसके अलावा अगर वेंट्रिकुलर मसल्स की बात करें तो वेंट्रिकल्स में एक डीपोलराइजेशन की स्टेट है विच इज़ जीरो, फेज जीरो, जहाँ पर सोडियम चैनल्स जो है वो ओपन होंगे और देन इनिशियल डीपोलराइजेशन की जहाँ पर पोटाशियम का आउटफ्लक्स होगा। सो अगर जीरो फेज और फेज 1 के अंदर कोई हमने एंटी रिथमिक ड्रग दी है जिसने इनको ऑल्टर किया है वेंट्रिकुलर मसल्स के अंदर, तो जो चेंजेस होंगी वो QRS में आएंगी, क्योंकि ये QRS के साथ कंसाइड कर रही है। इसके अलावा इन्हीं वेंट्रिकल मसल्स में जो फेज़ 3 है जो कि रीपोलराइजेशन का, जिसमें पोटाशियम आउटफ्लक्स होता है, तो अगर फेज़ 3 को किसी एंटी एरिथमिक ड्रग ने चेंज किया है वेंट्रिकुलर मसल में, तो फेज़ 3 किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है? ईसीजी की टी वेव के साथ। सो फेज़ 3 के चेंज होने से ईसीजी की टी वेव जो है वो भी ऑल्टर हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि वेंट्रिकुलर मसल्स में अगर फेज 0, 1 और 3 जो है वो चेंज होंगे तो ईसीजी में QRS और टी जो है वो चेंज हो सकती है। तो ऐसी कौन सी एंटी एरिथमिक ड्रग्स है जो वेंट्रिकुलर मसल्स के ऊपर एक्ट करेंगी? सारी की सारी जो एंटी एरिथमिक ड्रग्स होंगी, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4, ये वेंट्रिकुलर मसल्स के एक्शन पोटेंशियल को जो है वो डिसरप्ट कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं, जिसकी वजह से ईसीजी में QRS और टी में जो है वो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो अगर साइनोएट्रियल में एक्शन पोटेंशियल चेंज हुआ है तो उसकी वजह से पी क्यू इंटरवल जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि पी जो है वो चेंज हो रहा है, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। और अगर वेंट्रिकुलर मसल्स में चेंज आए तो QRS वाइड हो सकता है, नैरो हो सकता है, या फिर जो टी वेव्स है वो आगे पीछे हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल जिसे हम कहें QT इंटरवल, वो कम हो गया है, वो ज़्यादा हो गया है। तो फाइनली अगर बात करें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ टाइप 4 क्लास 4 एंटी एरिथमिक ड्रग्स की जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स एसए नोड के एक्शन पोटेंशियल को भी ऑल्टर करेंगे और वेंट्रिकुलर मसल्स के एक्शन पोटेंशियल को भी थोड़ा बड़ा ऑल्टर करेंगी। अब ये करती क्या है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स? ये एल टाइप जितने भी कैल्शियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगी। जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाएंगे तो ये जो प्लेटू का फेज है ये भी डिसरप्ट हो जाएगा, ग्राफ जो है वो थोड़ा सा अर्ली जो है वो एंड अप कर जाएगा। इसके अलावा और क्या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कर सकती हैं? ये जो एसएनओ की ऑटोमेटिसिटी है इसको भी डिक्रीज करेंगे। ये जो ऑटोमेटिकली इंपल्सेस फायर कर रहा था ये थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से अब इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा, ऑटोमेटिसिटी कम हो जाएगी। उसके अलावा जो एवी नोड की कंडक्शन है उसको भी थोड़ा बड़ा डिक्रीज करेंगी। अब होता क्या है कि फेज 0 की जो अप स्ट्रोक है वो डिक्रीज कर जाती है साइनोएट्रियल नोड में। साइनोएट्रियल नोड को अगर लेबल करें, दिस इज फेज 4, दिस इज फेज 0 एंड दिस इज फेज 3। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ने क्या किया है, जो फेज 0 के अंदर सोडियम और कैल्शियम का इन्फ्लक्स था उसे ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से ये जो अप स्ट्रोक थी ये थोड़ी सी डिले हो गई है, टाइम एक्सिस के अलॉन्ग ये थोड़ी सी स्ट्रेच हो गई है। तो ये जो अप स्ट्रोक अप शूट थी जो कि फेज 0 की थी ये अब थोड़ी सी डिले हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैल्शियम चैनल्स थे वो ब्लॉक हो गए हैं। सो इसका जो नया ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह होगा। तो ये जो फेज 0 था जहाँ पर कैल्शियम थे वो थोड़ा सा डिले हो गया अलोंग द टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस। अब हुआ क्या है कि जब भी ऐसे नोड जो है वो थोड़ा सा छिड़ेगा तो ईसीजी में पी वेव में चेंजेस आएंगी। सो पी आर इंटरवल जो है इंक्रीज हो गया, क्योंकि ये एक्स्ट्रा टाइम ले रहा है, ठीक है, वेव बनाने के लिए। तो ईसीजी में भी जो पी आर इंटरवल है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ईसीजी में कुछ इस तरह नजर आएगा। दिस इज काइंड हार्ड ब्लॉक लाइक इफेक्ट। ये पी है और ये क्यू या आर, जिसे पी आर या पी क्यू कहते हैं, ये इंटरवल जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है।
इसके अलावा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, फेज़ 3 ड्यूरेशन जो था एस नोड में उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, उसका ड्यूरेशन जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। फेज़ 3 जो था वो ये था, पहले इसने फेज़ 0 की अपस्टॉक जो है उसे डिले किया और देन फेज़ 3 की जो है ड्यूरेशन उसे भी प्रोलॉन्ग किए, यानी जो फेज़ 3 ने जल्दी नीचे काट ऑफ होना था वो अब थोड़ा लेट नीचे काट ऑफ होगा। सो फेज़ 3 का जो ड्यूरेशन है वो इंक्रीज़ हो गया है ऐसे नोड में। इसके अलावा क्या करता है, फेज़ 2 का जो ड्यूरेशन है वो डिक्रीज़ करता है इन द मसल फाइबर्स। हमें पता है कि मसल में ये फेज़ 4 है, दिस इज़ 0 1 2 3 एंड देन अगेन 4। 2 जो फेज़ है दिस इज़ मेंटेन्ड बाय द कैल्शियम कंट्रैक्शन, और ये प्लेटू का फेज़ है, इसमें स्लो कैल्शियम चैनल्स जो है ओपन होते हैं। नाउ दीज ड्रग्स आर टाइप 4 कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। तो ये क्या करेंगे, स्टेज 2 में जो कैल्शियम इन्फ्लक्स था इसे ब्लॉक कर देंगी, जिसकी वजह से ये जो मेंटेन्ड स्टेट था ये अब कट ऑफ हो जाएगा और जो ग्राफ है वो थोड़ा सा जल्दी फॉल ओवर कर जाएगा। तो अगर सिंपली ईसीजी में चेंजेस देखें तो पीआर इंटरवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर वरैपामिल के फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, ये ओरली देंगे और लेस कॉमनली आईवी देंगे, मोस्टली जो होगा वो ओरल देंगे। हाफ लाइफ जो है वो 6 to 8 आवर्स। क्लिनिकल यूज़ एंटी रिथमिक है, एंटी एंजिनल है, एंटी हाइपरटेंसिव है, एसवीटीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होगी एंड टू कंट्रोल वेंट्रिकुलर रेट इन एफिब। उसके अलावा टॉक्सिसिटी साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि अब कैल्शियम चैनल्स जितने भी हैं वो ब्लॉक हो गए हैं तो कॉन्स्टिपेशन, फ्लशिंग, इस तरह की जो इफेक्ट्स हैं वो आएंगे। तो अगर टॉक्सिसिटी और साइड इफेक्ट्स की बात करें, स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, क्योंकि मसल्स को कैल्शियम चाहिए होता है कंट्रैक्ट करने के लिए, हाइपोटेंशन, डिजीनेस, एंकल एडीमा, कॉन्स्टिपेशन। उसके अलावा फ्लशिंग हो सकती है, हार्ट ब्लॉक हो सकता है क्योंकि हार्ट को कैल्शियम चाहिए कंट्रैक्ट करने के लिए, एंड देन ब्रेडिकार्डिया। और अदर सिमिलर ड्रग्स ये भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, वरैपामिल और डिल्टायसिम। वैसे तो एमलॉडिपिन, नाइफेडिपिन, इजराडिपिन ये सारी भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, लेकिन ये थोड़ी सी ब्लड वेसल्स ओरिएंटेड है, और ये जो वरैपामिल और डिल्टायसिम है ये थोड़ी सी हार्ट ओरिएंटेड है, ये हार्ट के ऊपर ज़्यादा अच्छा एक्ट करती हैं। सो इसमें जो होगी वो सिर्फ दो ही आएंगी, वरैपामिल और डिल्टायसिम।